नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पुलिस एवं मानवाधिकार आयोग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पुलिस उसके भूमिकाओं पर चर्चा की है। आज हम देखते हैं कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार वह मूलभूत अधिकार है जिस अधिकार के उपभोग से एक मानव अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है, प्राकृतिक ज़रूरतों को पूरा करता है, दैहिक ज़रूरतों को पूरा करता है और यह कह सकते हैं कि अपने सर्वांगीण विकास के लिए जो परिस्थितियां चाहिए उन सभी परिस्थितियों को हम मानव अधिकार के अंतर्गत रख सकते हैं। यही सबको ध्यान में रखते हुए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ ने एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया। उस दिन से लेकर आज तक हम 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में भारत भी अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया और यहाँ भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। देखते हैं कि मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस तरह से होता है, उसके कार्य क्या क्या हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संसद के अधिनियम के द्वारा इसे पारित किया गया है। इस पर राष्ट्रपति इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। एक सलाहकारी संस्था बनाई जाती है जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री, लोकसभा और विपक्ष के अध्यक्ष नेतागण होते हैं। इस तरह से एक सलाहकारी संस्था होती है। इन सलाहकारी संस्था के सलाह से राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहा हो। वर्तमान राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमान HL दत्तू जी हैं। साथ ही साथ इसमें जो सदस्य होते हैं, एक होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। इस तरह से यह संगठन बनता है। संगठन का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पूर्व हो, यह निर्धारित है। संगठन मानवाधिकार संगठन या संरक्षण आयोग, इसका कार्यालय मुख्य रूप से तो दिल्ली में है, लेकिन जहाँ कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कहीं भी ये मीटिंग आउट करते हैं, कार्यालय वहीं बन जाता है। इनकी जो शक्तियाँ हैं वह सिविल कोड के बराबर की शक्तियाँ धारित करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 108, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत यह संगठन सिविल कोड की शक्ति को धारित करता है और अपनी जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए सम्मन जारी कर सकता है। यदि वह व्यक्ति न उपस्थित होना चाहे या इस सम्मान की अवहेलना करे तो वह इसके खिलाफ राज्य सरकार को सलाह दे सकती है कि वह उसे गिरफ्तार करे। अर्थात यह कोई सत्र न्यायालय तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय संरक्षण आयोग दंड प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड की जो शक्ति रखता है, उसके साथ किसी व्यक्ति को या गवाही के लिए शपथ पूर्वक बयान के लिए बाध्य कर सकती है। अगर वह व्यक्ति ऐसा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो उसे वह
राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को सलाह दे सकती है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। दूसरी जो शक्ति है, अन्वेषण की शक्तियाँ। राष्ट्रीय संरक्षण मानवाधिकार संरक्षण आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करता है। या किसी भी देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और वह उसकी शिकायत करता है तो वह यह जो संस्था है उसके खिलाफ उसकी जांच करना शुरू करती है और उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। ऐसा नहीं है कि किसी की शिकायत पर ही यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग कार्य करे। यह स्वयं भी किसी मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर सकती है और जांच का जो अधिकारी होता है वो जीडीपी स्तर का होता है, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस स्तर का होता है। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक की स्तर का व्यक्ति इसका जांच करता है। और इस जांच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अधिकारी और कर्मचारी की मांग कर सकती है। साथ ही साथ यह जो आयोग है जांच के दौरान चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो किसी प्रकार के साक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकार रखती है। यह अधिकार उसे एविडेंस एक्ट के तहत प्रदान किया गया है। साक्ष्य अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मामले में जांच के दौरान किसी भी एविडेंस को, साक्ष्य को, सबूत को प्राप्त करे, चाहे वह एविडेंस शासकीय हो अशासकीय हो, वह उसे प्राप्त करने का अधिकार रखती है। साथ ही साथ यह जो आयोग है यह पीड़ित को क्षतिपूर्ति की सलाह राज्य या केंद्र सरकार को दे सकती है। यह इस बात की भी जांच करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर मानव अधिकार से संबंधित क्या क्या काम हो रहे हैं और उसकी रिपोर्ट यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। विशेष अभियोजन चलाने की सलाह अगर मानव अधिकार के उल्लंघन में किसी सरकारी तंत्र के व्यक्ति का हाथ हो या पुलिस का हाथ हो या अन्य किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी का हाथ हो तो उसके खिलाफ विशेष अभियोजन चलाने का सलाह या केंद्र या राज्य सरकार को दे सकती है। समस्त प्रकार के जो रिपोर्ट मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट होते हैं उससे संबंधित यह रिपोर्ट आम जनता के लिए भी प्रकाशित करती है। मानवाधिकार की शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य भी राष्ट्रीय मानव संरक्षण आयोग करती है। साथ ही साथ ऐसे एनजीओ को भी यह बढ़ावा देती है जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग बहुत सारे मामलों में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से सभी तरह के अन्वेषण कार्य को करने की शक्ति रखती है। अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है जहाँ पर गंभीर हिंसा की वारदात हुई हो या गंभीर संकट हो, आतंकवाद हो, तो वह इसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को सलाह प्रस्तुत कर देती है कि आप इस स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों से यहाँ के मानव अधिकारों की रक्षा करें। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, यह कार्य होने के बाद समीक्षाएं भी जारी करती है। जो भी जांच यह करती है उसके बाद उसकी समीक्षा करती कि केंद्र ने या राज्य सरकार ने इस मामले में क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, इसकी समीक्षा करती है। मानव अधिकार से संबंधित शिक्षा देने का कार्य भी करती है। अभी शासकीय महाविद्यालयों में, अशासकीय महाविद्यालयों में, सभी तरह के महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में मानव अधिकार चैप्टर का मानव अधिकार का अध्ययन को अनिवार्य किया गया है। साथ ही यह विशेष करके बंदियों, जेल सुधारों पर और जेल में जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष तौर पर अभी काम कर रही है। हम आमतौर पर यह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी नहीं है, बाहर में है, तो उसके मानवाधिकार सुरक्षित होने चाहिए, उसके मानवाधिकार को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर पब्लिक यह सोच लेती है कि कोई व्यक्ति अब अपराधी हो गया
वह कारावास में है, जेल में है, तो उसका क्या माने अधिकार। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे भी जीवन जीने का, प्राकृतिक रूप से जीवन जीने का और भी बहुत सारे जो जीवन से संबंधित मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उसको प्राप्त करने का अधिकार माना गया है। और यह जो जेल में जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष तौर पर काम करती है। जेल सुधार के लिए यह बहुत ज़्यादा काम करती है और राष्ट्रपति को इसके संबंध में वह सुझाव प्रस्तुत करती है। इस तरह से मानव अधिकार संरक्षण आयोग एक मानव के अधिकारों का, उसका उल्लंघन होने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को वह सलाह दे सकती है, केंद्र और राज्य सरकार को, कि वह मानव अधिकार के संरक्षण के लिए उपाय करें। मानव अधिकार का संरक्षण पर पुलिस की क्या भूमिका है, इस पर नज़र डालते हैं। मानव अधिकारों का संरक्षण आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। संपूर्ण मानव जाति शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद की शिकार है। मानव अधिकार के संरक्षण के लिए मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, मानवाधिकार घोषणा पत्र आदि सभी कुछ बने, परंतु आम आदमी के लिए मानवाधिकार आज भी मृतृष्णा बना हुआ है। आज मानव जाति की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सम्मानपूर्वक जीवन जीने की है। वह पग पग पर तिरस्कृत है, असुरक्षित है और उत्पीड़ित है। मानव जाति पर जितने कहर इन दिनों ढाए जाते रहे हैं उतने शायद पहले कभी नहीं हुए। सर्वाधिक पीड़ित तो मैं कहूँ तो आज भारत की नारी है। नारी उत्पीड़न की घटनाएं भारत में सर्वाधिक मात्रा में आज देखने को मिल रही है। पहले बाल विवाह हुआ करता था, वो तो कुछ कम हुआ, लेकिन आज भी जारी है। दहेज से संबंधित घटनाएं जारी है। महिलाओं का उत्पीड़न, कार्यस्थल पर उनका उत्पीड़न, कम पारिश्रमिक का उत्पीड़न, इस तरह से हत्या, बलात्कार और अभी उसके मातृत्व पर जो प्रहार हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या, इस पर जो प्रहार हो रहा है यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। एक माँ को पुत्री पैदा करने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार वह पुत्र पैदा करने का रखती है। यह हमारे देश की या हमारे समाज की बहुत गंदी सोच है कि हम पुत्र को अपना मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं, जबकि पुत्री को नहीं मानते। जबकि ऐसा नहीं है, पुत्री ही आगे वंश को चलाने के लिए पुत्र पैदा करती है। अतः यह आवश्यक है कि हम एक नारी का भी उतना ही सम्मान करें जितना कि हम एक पुरुष का करते हैं। तो पुलिस के समक्ष यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वह समाज में जितने प्रकार के मानव अधिकार से संबंधित केस आते हैं उसको पूरी गंभीरता से वह सुने और जांच करे और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाए और दोषी को उसको अपराध की सज़ा मिले। हम देखते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस मानव अधिकारों को समझे, मानव के अधिकारों का सम्मान करे तथा उसकी सुरक्षा का दायित्व निभाए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि पुलिस ही मानव अधिकारों को ही सुरक्षा प्रहरी है। मानव अधिकारों की रक्षा का मूल भार पुलिस के ऊपर है। वह अपने इस गुरुतर दायित्व का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करे, जनता में अपनी कर्तव्यपरायणता में से विश्वास पैदा करे तथा पुलिस के प्रति निर्मित गलत धारणाओं का वह खंडन करके पुलिस और पब्लिक मित्र है और पुलिस और पब्लिक, जनता और पुलिस एक दूसरे के सहयोगी हैं, ऐसी सकारात्मक दर्शन को, सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करें। धन्यवाद।